पारवहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 9 फरवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइसा केस के फ़ैसले के बाद जिस डेवलपमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था वो ख़बर सामने आ गई है। अदालती फ़ैसले के बाद बुलाए गए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में क्या कार्रवाई हुई और जस्टिस काजी फाइसा केस के फ़ैसले की रोशनी में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी कार्रवाई के बाद, अपनी प्रोसीडिंग के बाद क्या फ़ैसला किया है, एक तो इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन दूसरी खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और दूसरी आज की हमारी खबर यह है कि जो 5 फरवरी को लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया, इस फैसले के 96 घंटे गुजरने के बाद ऐसी कौन सी 4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो माजी में हमें नज़र नहीं आई, और उन डेवलपमेंट से ऐसा क्यों लगता है कि पहली बार अपोजिशन जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को लाने में बड़ी संजीदा दिखाई देती है। तो इस खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की नाहली से मुतल्लिक फ़ैसला सुनाया है, जिसमें उन्हें नाहल करार दिया गया और 2 माह में जो फैसल वाडा से उनकी वसूल करदा जो तनख्वाहें मरात हैं वापस लेने का हुक्म दिया गया, और साथ ही जो आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ किया गया। इस फैसले के बाद अब चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं कि वो फैसल वाडा को सियासत से ताहयात नाहायल कर सकते। मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, कानूनी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन किसी भी रुकने पार्लिमान को, चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, चाहे वो नेशनल असम्बली का मेंबर हो, चाहे वो सेनेटर हो, उससे बराह रास्त इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो नाहिल करार नहीं दे सकता। अब ये कहा जा रहा है कि अब ये चूँकि ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा से रजू कर सकते हैं। तो हो सकता है, कानूनी माहिरीन का कहना है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से कोई अल्टीमेट डिसीजन देगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का फिर आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से फैसल वाडा से मुतल्लिक जो भी फैसला होगा वो कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन होगा, जिसे आइन के तहत और कानून के तहत जो है एक वैलिड डिक्लेरेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी दूसरी खबर है, जो 5 फरवरी को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौजूदा अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें पहली बार दोनों लीडरों ने मुलाकात करके पब्लिकली आके ये अनाउंस किया कि हम तहरीक अदम एतमाद लाने का हमने फ़ैसला किया है। क्योंकि जो शहबाज शरीफ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बात को कोट किया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा क्लियर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा। लेकिन अगर कन्फ्यूजन कहीं थी तो वो मुसम्मिक नवाज़ में थी, हमारी जमात में थी। लेकिन अब हम उस जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे, और बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने 7 फरवरी को अपनी जो मरकज़ी मजलिस आमला है उसका इजलास तलब कर लिया है। तो ये पहली बार देखा गया कि तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला करने के बाद मुसम्मिक नवाज़ जो कौमी असम्बली की सबसे बड़ी इस वक्त अपोजिशन की जमात है, उन्होंने अपनी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाया और उसमें कुछ फ़ैसले भी किए गए हैं तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक। और इसी तरह आप नाज़रीन को याद होगा जब PDM ने ये फ़ैसला किया कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, लॉन्ग मार्च तब जाएगा इस्लामाबाद की तरफ जब पाकिस्तान पीपल पार्टी और PDM की तमाम जमातें मुस्तफ़ी होंगी। तो PDM के इस फैसले के बाद 1 साल पहले मार्च में ही पाकिस्तान पीपल पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाया था, और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, और जो शोकास नोटिस PDM की जानिब से जारी किया गया है उस पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी ने PDM के इत्तेहाद को छोड़ने का ऐलान भी किया था। तो ये पहली एक सब्सटेंशिएटेड किस्म की, एक ठोस किस्म की जो है वो मूव अपोजिशन की जानिब से नज़र आती है कि वो इस मरतबा तहरीक अदम एतमाद में बड़ी सीरियस दिखाई देती है। तहरीक अदम एतमाद का रिज़ल्ट क्या निकलेगा, किसके ख़िलाफ़ ये लाई जाएगी, स्पीकर के ख़िलाफ़ होगी, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होगी, ये सबसे पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हतमी तौर पर कहना जो है वो मुमकिन नहीं होता। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में चीज़ें जो है वो आगे पीछे या उन पर कोई ना कोई फ़ैसला होता रहता है। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई, वैसे इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ की MKM के साथ मुलाकात भी हुई, MKM की काफ लीग के साथ भी मुलाकात हुई, लेकिन मैं इसे रूटीन की एक डेवलपमेंट समझता हूँ, रूटीन की मुलाकातें समझता हूँ। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई
जो कल सामने आई, जिसमें शहबाज शरीफ की जानिब से, उनके सोर्सेज की जानिब से बल्कि रब्ता किया गया हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी बरादरान के साथ। और उस खबर में बताया गया कि शहबाज शरीफ जिन्हें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये टास्क दिया गया है कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक वो तमाम अपोजिशन जमातों के साथ रब्ते करेंगे, उनके रहनुमाओं के साथ रब्ते करेंगे, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ रब्ते करेंगे। तो ये डेवलपमेंट भी पहली बार जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कि नून लीग की जानिब से चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया और बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जुमेरात के रोज़ हो सकती है। और अभी जो इस खबर के हवाले से बताया गया वो ये है कि चौधरी बरादरान से मुलाकात में शहबाज शरीफ जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की जो सेहत है उनसे मुतल्लिक दरियाफ़्त करेंगे। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि जो जरदारी साहब मुलाकात करके आए चौधरी बरादरान के साथ, ये उसी मुलाकात की जो है वो फर्दर एक्सटेंशन है और जरदारी साहब के कहने के ऊपर और नवाज शरीफ की जो है वो इजाज़त के साथ शहबाज शरीफ जो है ये MKM के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और इस मुलाकात में सियासी मामलात के हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के मामले पर भी और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। तीसरी जो डेवलपमेंट हुई वो ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को ये टास्क सौंप दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैंने जो अपने अपोजिशन की जमातों के लीडरान के साथ मुलाकातें करनी हैं और जो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ मुलाकात करनी है, उसका बाकायदा शेड्यूल बनाया जाए। ये भी पहली बार देखने को मिला है। और जो चौथी जो अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसमें मुस्लिम काफ के जो रहनुमा हैं कामिल अली आगा, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कामिल अली आगा साहब का ये कहना है कि हुकूमत जो रियासत है वो हुकूमत के साथ है और अगर रियासत हुकूमत के साथ नहीं तो फिर आइंदा आने वाला हर दिन जो है वो इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। और साथ ही उन्होंने जो बड़ा एतराफ़ किया कि जब तक रियासत जो है इमरान खान के साथ है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब रियासत इमरान खान का साथ छोड़ जाएगी तो हम भी इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे। और इसी तरह से मिलता जुलता बयान काफ लीग ने भी जब अपना MKM ने भी जब काफ लीग के साथ मुलाकात की, उनके जो डिप्टी कन्वीनर हैं आमिर खान, उनकी जानिब से भी इसी तरह का मिलता जुलता स्टेटमेंट जो है वो दिया गया। तो ये 4 डेवलपमेंट्स हैं जो आप नाज़रीन के साथ में शेयर करना चाह रहा था, जो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद 96 घंटे गुजरने के बाद अब तक हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने आगाज़ में कहा कि जस्टिस काजी फाइसा केस में क्या फैसला आने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया। तो नाज़रीन बिल्कुल ये जस्टिस काजी फाइसा केस का फैसला आने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया और इस इजलास में जो 6 जज साहबान का जो अक्सरियती फ़ैसला है उस फैसले का जायज़ा लिया गया। और फैसला लेने के बाद जो FBR की रिपोर्ट है उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कंसिडर नहीं किया गया, उस रिपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह से अक्सरियती फ़ैसला था कि इस फैसले के बाद 6 जज साहबान के फैसले के बाद जो 19 जून का फ़ैसला है जिसमें FBR को डायरेक्ट किया गया कि वो लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से प्रोब करे, इंक्वायरी करे, तो उस फैसले में लिखा गया था कि जो उस फैसले के बाद जो भी प्रोसीडिंग FBR में हुई है, जो ऑर्डर पास किए गए हैं, जो ऑर्डर अपना नोटिस जारी किए गए हैं या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रिपोर्ट जमा कराई गई है, वो तमाम की तमाम कार्रवाई जो है वो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो 6 जज साहबान के उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो FBR की रिपोर्ट आई थी उसे ख़त्म कर दिया है। और उससे पहले जो सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा गया था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी जो लार्जर बेंच था मुत्तफ़िका तौर पे, यानी 10 जज साहबान ने जो आरिफ अलवी साहब की जानिब से जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ भेजा गया था, उस रेफरेंस को 10 जज साहबान ने, हालांकि फ़ैसला 7-3 के साथ FBR को मामला भिजवाया गया था, लेकिन इस बात के ऊपर, इस नुक्ते पर तमाम 10 जज साहबान का इत्तफाक था कि जो रेफरेंस भेजा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर बनाया गया है। तो वो फैसला आ चुका। और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है ना, बहुत सारे दोस्तों की जानिब से तहरीरी तफसीली फ़ैसले के बाद ये दावे, ये तकाज़े, ये ख्वाहिशात सामने आ रही थी कि इस फैसले के बाद जो मिनॉरिटी जो व्यूज़ है, जो 4 जज साहबान का फ़ैसला है, जस्टिस मुनीब अख्तर की राय है, उसके बाद इस मामले का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद से नोटिस लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस काजी फैसला से इस मामले के हवाले से पूछा जाना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि 6 जज साहबान का जो मुख्तसर 26 अप्रैल का फ़ैसला था, उस फैसले में तो जो FBR की रिपोर्ट थी उसे सिरे से ख़त्म कर दिया गया। FBR की कार्रवाई को, FBR के सरीना ईसा को भेजे गए नोटिस को और उनसे मांगे गए जवाबात को और जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था। तो 26 अप्रैल के फैसले के बाद 29 अप्रैल 2021 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की रोशनी में ये इजलास बुलाया गया था
और इस इजलास की सरबराही की थी साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। उस इजलास में शरीक हुए थे जस्टिस मुर्शीद आलम, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, और इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख जो है वो शामिल थे। उस इजलास में अक्सरियती जो फैसला था जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि FBI की रिपोर्ट का कहीं जायज़ा नहीं लिया जा सकता किसी अथॉरिटी में, किसी फोरम पर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो उस अक्सरियती फैसले की रोशनी में यानी 5 जज साहबान जो जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस अपना याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और एक जज और थे, ये 6 जजेस का जो फैसला था, चाहे जस्टिस याया अफरीदी का अलग से इजाफी नोट था, इसका जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया है कि अब इस मामले पर फर्दर कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बाइंडिंग है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदालत नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है और एक इंतज़ामी फोरम पर सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला है वो बाइंडिंग है। और उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह फैसला किया कि इस रिपोर्ट का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायज़ा नहीं ले सकती। तो अब जो फैसले के बाद, तहरीरी तफसीली फैसले के बाद, फैसला तो वही है, रीजनिंग भी वही दी गई है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो पहले से इस केस के ऊपर डिसाइड कर चुकी है कि FBI की रिपोर्ट का जायज़ा नहीं लिया जा सकता, तो अकलीती जो फैसला है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बाइंडिंग नहीं, तो किस तरह से मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उमर बंदियाल जो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में बैठने से इनकार कर सके थे, वो किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 6 जज साहबान का फैसला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मैटर को पहले डिसाइड कर चुकी है, तो ये मामला हर हवाले से अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। बजाय इसके कि अगर कोई नई कार्रवाई FBI के ज़रिए सामने आती है, सरीना ईसा को नोटिस जारी किया जाता है, तो फिर उसके ज़रिए अगर कोई मवाद, कोई मटेरियल सामने आता है तो फिर कार्रवाई तो बनती है। फ़िलहाल तफसीली फ़ैसले के बाद और अक़लीती फ़ैसले के बाद किसी किस्म की कार्रवाई जो है इस मामले पर नहीं हो सकती। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।